गाइस इसे आयुष गुरु और आज के वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन का आज हम लास्ट पार्ट देखेंगे। आज हम देखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के क्या-क्या केसेस होते हैं और उसमें क्या-क्या मेथड्स लगाते हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं डिफरेंस इक्वेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन क्या होता है, कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे ऑर्डर निकालते हैं किसी डिफरेंस इक्वेशन का और कैसे किसी डिफरेंस इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। ये सब कुछ भी देखना हो तो अभी आई टैब पे दिख रहा होगा, वहां से तुम देख सकते हो और इसके नोट्स भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से तुम डाउनलोड कर लेना और करना और क्या मजे करना। चलो स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। इससे पहले कि अपन डिफरेंस इक्वेशन का देखें, थोड़ा बहुत कुछ याद है क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाला था, याद है क्या? पर्टिकुलर इंटीग्रल हम डिफरेंशियल इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड से सॉरी राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट होता है ना, उसको यूज करके निकालते थे। ठीक है, उसमें क्या करते थे हम, कुछ केसेस लगाते थे। साइन कॉस के लिए अलग केस था, ए रेज टू एक्स के लिए अलग केस था, ई रेज टू एक्स के लिए अलग केस था। अलग अलग केसेस थे और अलग अलग चीजें लगा के हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते थे। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का याद हो तो, नहीं याद तो कोई बात नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन का तो सीख लो, ये बहुत आसान है, कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसमें वैल्यूज पुट करो आंसर आ जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग तो हर जगह ही लगाना पड़ता है, यहाँ भी लगा लेंगे। ठीक है, तो चलो पर्टिकुलर इंटीग्रल, लेट phi n equals to y and be the given difference equation, then pi is equals to 1 upon phi I f of n। ठीक है, ऐसा ही कुछ अपन डिफरेंशियल इक्वेशन में भी करते थे। जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा 1 अपॉन पाई ऑफ ई एफ ऑफ एन के बराबर होगा। अब इस चीज को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, 4-5 अलग तरीके हैं, अपन बस 3 ही तरीके हैं, उससे सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट आंसर आ जाता है। ठीक है, वी नीड टू फॉलो सम सेट ऑफ रूल्स, मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, उससे फॉलो करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। केस 1 देख लेते हैं। केस 1 है एफ ऑफ एन इक्वल्स टू ए रेज टू एन, देन अगर हमारा जो एफ ऑफ एन है वो ए रेज टू एन के बराबर है, मतलब किसी कांस्टेंट की पावर एन के बराबर है, तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा 1 अपॉन फाई ऑफ ए एन इक्वल्स टू 1 अपॉन फाई ऑफ ए एन। मतलब हमारे फंक्शन में हम ई की जगह ए पुट कर देंगे। ये ई वाला फंक्शन क्या है? अरे याद है ना, हम जब सी एफ निकालते थे तो पूरे फंक्शन को ई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे, तो जो फंक्शन बनेगा ना वो यही फंक्शन है, फाई ऑफ ई। ठीक है, फाई ऑफ ई में हम फाई ऑफ ए रख देंगे, मतलब ई की जगह ए रख देंगे और नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी, तो ये हमारा पी आई हो जाएगा। बट अगर हमारा फाई ऑफ ए जीरो है, अगर जीरो नहीं है तो हम ये कर सकते हैं, अगर जीरो है तो फिर और कुछ लगेगा, क्योंकि 1 जीरो तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, तो फिर कोई सेंस नहीं रहेगा उस आंसर का। तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल जब फाई ऑफ ए जीरो नहीं है तो ऐसे निकालते हैं, जब फाई ऑफ ए जीरो हो जाता है तो फिर क्या होगा? इफ फाई ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो देन वी विल बी डूइंग दिस, देन व्हाट इज दिस? अब ये क्या है? 1 अपॉन ई माइनस ए रेज टू एन। इन सबको छोड़ो, एक चीज बताओ मेरे को, थोड़ा बहुत फैक्टराइजेशन या कुछ याद है क्या? अगर मेरा x इक्वल्स टू ए पे कोई f ऑफ x इक्वल्स टू जीरो हो रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं कि जो f ऑफ x है इसका फैक्टर होगा x माइनस ए। ऐसा कुछ होता था ना पॉलिनोमियल में, बचपन में पढ़ा था 9th क्लास में। ठीक है, या फिर अगर मैं तुमसे, अरे इसे भी छोड़ो, तुम्हें ये समझ नहीं आया तो तुम ये देखो, अगर मैंने बोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो x की वैल्यू इक्वल्स टू f ऑफ x, तो x की वैल्यू में ऐसी क्या रखूं कि ये जीरो हो जाएगा? x की वैल्यू में जैसे ही 4 रखूंगा फंक्शन जीरो हो जाएगा ना, मतलब f ऑफ 4 जीरो है। अगर f ऑफ 4 जीरो है मतलब x माइनस 4 उसका मल्टीपल होगा। सिमिलरली अगर फाई ऑफ a जीरो है तो मैं कह सकता हूं e माइनस a डेफिनेटली हमारा जो फाई ऑफ e है उसका फैक्टर होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अगर f ऑफ 4 जीरो है तो x माइनस 4 उसका फैक्टर है, ऐसे ही अगर फाई ऑफ a जीरो है तो e माइनस ए फाई ऑफ ई का फैक्टर होगा। मतलब डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं e माइनस ए तो आ ही रहा होगा, तभी हमारा डिनोमिनेटर जीरो हुआ है, नहीं तो जीरो हो ही नहीं पाता। अगर डिनोमिनेटर में e माइनस ए आ रहा है, e माइनस ए रेज टू एन है, तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा n ए रेज टू एन माइनस वन। अगर डिनोमिनेटर में 1 अपॉन ई माइनस ए का होल स्क्वायर टाइप का कुछ आ रहा है तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा n माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल ए रेज टू एन माइनस टू। अगर डिनोमिनेटर में 1 अपॉन ई माइनस ए की पावर 3 ए रेज टू एन आ रहा है तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा n माइनस वन n माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल ए n माइनस 3, एंड ऐसे ही चलता जाएगा। समझ आया? तो डायरेक्टली हम पर्टिकुलर इंटीग्रल लिख देंगे। क्लियर हुआ? नहीं हुआ कोई बात नहीं, अपन एक एग्जांपल करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, तुम्हें चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हमें क्वेश्चन दिया है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंस इक्वेशन, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हम डिफरेंस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते थे, तो हम क्या करते थे, हम जो भी डिफरेंस इक्वेशन दी है उसे ई के फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। तो याद है कि नहीं, y ऑफ n प्लस आर इक्वल्स टू होता था e रेज टू आर y ऑफ n, तो इसे करेंगे e रेज टू फॉर्म में, तो e स्क्वायर y ऑफ n माइनस 4 y ऑफ n प्लस जीरो है तो सिर्फ y ऑफ n ही बचेगा इक्वल्स टू 2 रेज टू n। ठीक है, तो ये हो जाएगी e स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई ऑफ n इक्वल्स टू 2 रेज टू n।
अब हमें क्या निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए दो चीजें, CF और PI। CF निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, वो हो जाएगी m² - 4 = 0, m = +-2 हो जाएंगे हमारे रूट्स। तो हमारा CF आ जाएगा C1 m1 मतलब 2n + C2 - 2n। ठीक है, ये आ गया CF। ये मैंने जल्दी क्यों इसलिए कर दिया क्योंकि तुम पता है कैसे करना होता है। मेन चीज है हमें PI निकालना है। अब PI के लिए हमारा फंक्शन क्या है, e² - 4। हमारा phi e क्या है, e² - 4। ठीक है, तो हमारा PI क्या हो जाएगा, 1/e² - 4 2n। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पुट कर देंगे e की जगह। क्या होता था ऐसे केसेस में, क्या होता है, फाई ऑफ e की जगह फाई ऑफ a पुट कर देते थे। a की वैल्यू क्या है 2, तो e की जगह 2 पुट करेंगे तो नीचे 0 आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, मैंने केस ही वैसा लिया जिससे तुम्हें क्लियर हो जाए। अपन इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/e - 2 into e+2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अब अगर 2 मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये 0 नहीं हो रहा है, बट यहाँ पुट करूंगा तो 0 हो रहा है, तो यहाँ पे तो मैं पुट कर देता हूँ। इसको सेपरेट कर लेते हैं, मतलब ऐसा कर देते हैं 2 + 2, इतने पार्ट का पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 1/e - 2 into 2n। ठीक है, इतने पार्ट का तो निकल गया क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं हो रहा था, तो हमने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब मैंने बोला था ना अगर ये 0 हो रहा है तो नीचे कहीं ना कहीं वो उस चीज का फैक्टर होगा। मतलब मैंने बोला था ना a⁴n, अगर phi ऑफ a 0 है तो मतलब e - a टाइप का कुछ बन रहा होगा नीचे, e - a या e - a का स्क्वायर या e - a की क्यूब। तो यहाँ बन रहा है ना e - 2 की पावर 1। अगर ऐसा केस होता था तो हम क्या करते थे, मैं बता देता हूँ, 1/e - a n होता था तो हम लिखते थे n a⁴n - 1। तो अब इसकी जगह हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, इतने पार्ट के लिए, इतने पार्ट के लिए हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा n की वैल्यू n ही है, 2n - 1। सिंपल सा हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई बाय n 2n - 1। ये हमारा हो जाएगा PI। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम। हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा ये प्लस n 2n - 1/4। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर हुआ कैसे करना था, मैंने दोनों केसेस एक साथ ही ले लिए। अगर ये 0 नहीं था तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, अगर ये 0 हो रहा था तो हमने उसे ऐसा लिखा। उसके बाद हमने, मैंने जो फॉर्मूले बताए उसमें से एक फॉर्मूले का यूज हो रहा था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया। क्लियर हुआ, बहुत आसान है, समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, है ना। अब हम नेक्स्ट केस देख लेते हैं। नेक्स्ट केस क्या है, if fn equals to n raised to p then pi is equals to 1/pi i np, that is 1/pi of 1 plus delta np। अब ये 1 plus delta कहां से आ गया भैया, देखो मैं बता रहा हूं, सुनो। replace e by 1 plus delta, arrange in ascending power of delta after making the first term unity। उसमें क्या करेंगे हम, जो हमारा e है उसे 1 plus delta से एक्सचेंज कर देंगे। याद है ना, e और डेल्टा में रिलेशन होता था, e is equals to 1 plus delta, डेल्टा is equals to e - 1, ये होता था ना रिलेशन। तो ये वाले रिलेशन से हम e का जो इक्वेशन है हमारा, उसे डेल्टा के फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद डेल्टा की फॉर्म में नीचे डिनोमिनेटर में होगा तो इसे ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी। ये -1 पावर को हम सॉल्व करेंगे बायनोमियल से। बायनोमियल से सॉल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी डेल्टा के फॉर्म में, 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा क्यूब एंड इस टाइप की कुछ। तो कहां तक सॉल्व करेंगे हम, डेल्टा रेस टू p तक सॉल्व करेंगे बस। कि मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे n की पावर 2 है तो डेल्टा रेस टू 2 तक सॉल्व करेंगे, n की पावर 3 है तो डेल्टा रेस टू 3 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि डेल्टा रेस टू 4 जाएंगे ना तो वो 0 होते जाएगा, इसलिए हम उसको सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, वो 0 कैसे होते जाएगा बताऊंगा, टेंशन मत लो, एक चीज बताऊंगा। और जो हमारा f ऑफ n है, जो n रेज़ टू p है या कुछ भी पॉलिनोमियल है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे फैक्टोरियल नोटेशन में और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा के यूज से। अब समझ आ रहा है, कुछ समझ नहीं आया होगा मेरे को लग रहा है। सबसे पहले तो भैया ये फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, तो ये फैक्टोरियल नोटेशन क्यों क्या होगा, तुम सोच रहे हो एकदम से ये वीडियो कैसे आ गई। अरे मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, जो केस 2 में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, तो उसे सीख लो। इसमें गलती नहीं करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर इसमें तुमने इसमें गलती कर दी, डायरेक्ट जो दिया है वो पुट कर दिया बिना फैक्टोरियल में कन्वर्ट करे, तो तुम क्वेश्चन गलत कर सकते हो। तो 2 मिनट में अपन सीख लेते हैं फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। ठीक है, जैसे हमारा कोई फंक्शन दिया है 2n² - 6n - 1, तो इसे फैक्टोरियल नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करना है वो देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसे let the factorial notation be yn equals to y equals to a n square plus b n plus c। अगर क्वाड्रेटिक था तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखेंगे, अगर क्यूब होता तो a n क्यूब प्लस b n स्क्वायर प्लस c n प्लस d लिखते हैं। ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब हमारा ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो बाय सिंथेटिक
डिविजन मेथड we will divide it by 0 and 1. जब क्वाड्रेटिक है 2 है तो 0 1 से डिवाइड करेंगे, अगर ये n क्यूब वाला होता तो 0 1 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 मिनट देखते जाओ, सोचो मत कि क्या चल रहा है, बस देखते जाओ, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, we will divide it by 0 and 1। ठीक है, तो अब चलो डिवाइड करते हैं। यहाँ के जो कोफिशिएंट्स है वो लिख दो चुपचाप, 2 -6 -1। सबसे पहले अपन इसे 0 से डिवाइड करेंगे, इसे प्लस करते जाना, इसको 2 को यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं, हैश लगा दो, ये 2 आ गया वैसा का वैसा। 2 इंटू 0 करो, यहाँ कितना आ जाएगा, और यहाँ लिख दो 2 इंटू 0 0 आ जाएगा, फिर इसे प्लस कर दो तो ये -6 आ गया। 0 इंटू -6 करो और यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दिया, ये हो गया -1, फिर इसे प्लस करो। समझ आया क्या किया? यहाँ पे 0 लिखा, 0 को वैसा ही रहने दिया, सबसे पहले यहाँ फर्स्ट वाला पर टर्म प्लस किया, वो 2 आ गया यहाँ पे, क्योंकि हैश था, कुछ नहीं है हैश का मतलब, डायरेक्ट 2 वैसा का वैसा लिख देंगे यहाँ पे। फिर 0 इंटू 2 लिखेंगे यहाँ पे और इसे प्लस कर देंगे, तो -6 प्लस 0 -6 जो होता है। फिर 0 इंटू -6 लिखेंगे यहाँ पे और इसे प्लस कर देंगे, -1 होगा। ठीक है, अब इसे 1 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे इस वाले को हटा देंगे, ये हमारी वैल्यू हो गई सी की। ठीक है, अब इसको 1 से डिवाइड करने के लिए फिर वापस यहाँ पे हैश लगा देंगे, ये 2 वैसा का वैसा आ जाएगा। 1 इंटू 2 करके यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2, और इसे प्लस करेंगे तो हो जाएगा -4। ये हो जाएगी हमारी ए की वैल्यू और ये हो जाएगी हमारी बी की वैल्यू। ठीक है, तो जब मैं इसे फैक्टोरियल नोटेशन में लिखूंगा तो ये फैक्टोरियल नोटेशन में हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आई अपनी 2 ऑफ n स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है -4, तो -4 ऑफ n, और सी की वैल्यू कितनी आई है -1। तो जो ये है इसका फैक्टोरियल नोटेशन ये होगा। क्लियर हुआ क्या किया? तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो भैया आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा करना पड़ता है इसे सॉल्व करने के लिए, ये शॉर्ट ट्रिक है इसे सॉल्व करने की। ठीक है, वापस से बता रहा हूँ क्या किया मैंने फटाफट। अपन ने ये ऐसा का ऐसा इसे फैक्टोरियल नोटेशन के फॉर्म में, अगर क्वाड्रेटिक था तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखा। ठीक है, उसके बाद अपन ने सिंथेटिक डिवीजन मेथड, भाड़ में जाने दो मेथड, तो तैयार रखना, अगर 2 है तो 0 1 लिखेंगे, अगर 3 है तो 0 3 है तो 0 1 2 लिखेंगे, 4 है तो 0 1 2 3 लिखेंगे। ठीक है, तो 0 1 2 से डिवाइड करना है। सबसे पहले 0 लिखा है यहाँ पे, जो पहला कोफिशिएंट होता है उसे वैसा का वैसा लिख देंगे, फिर उससे 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसे यहाँ लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, -6 आएगा, फिर जो -6 आया उसे 0 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे और प्लस करेंगे, यहाँ पे वो आ जाएगा -1। ठीक है, -1 आया, जो भी लास्ट वाली वैल्यू आती है उसे हटा दो, जो भी हमारा कांस्टेंट है उसका वो हो जाती है वो। ठीक है, उसके बाद 1 से करेंगे, पहले 0 से कर लिया, सेम चीज 1 से करेंगे, 1 वैसा का वैसा, यहाँ पे जो पहली टर्म है उसका कुछ नहीं करना होता है, वैसा का वैसा लिख दो। 1 इंटू 2 यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 2 यहाँ लिखा। ठीक है, इसको प्लस कर दो तो ये -4 हो जाएगा। इधर पे जो वैल्यू आई वो बी होती है, इधर पे जो वैल्यू आई वो ए होती है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखने के लिए मिटाना पड़ेगा इसे, इससे मिटाते हैं। इसमें क्या करेंगे, जैसे ये भी एक क्वाड्रेटिक है, तो हमारा जो वाई एन क्या हो जाएगा, वाई एन हो जाएगा ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। भैया ये क्यों लिखा, ये अपने को पूरा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हो ना हो, बट अगर क्वाड्रेटिक है तो पूरा अपन पहला एन स्क्वायर फिर एन प्लस कॉन्स्टेंट ऐसे ही जाएंगे। ठीक है, अभी क्वाड्रेटिक है तो इसे कैसे डिवाइड करेंगे, 0 और 1 से डिवाइड करेंगे। 0 और 1 से डिवाइड करना है हमने को, तो ऐसे लिखेंगे अपन इसे 0, और यहाँ पे कोफिशिएंट लिख दो, इसका कोफिशिएंट 1 है एन स्क्वायर का, एन का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 0 है, और कांस्टेंट -3 है। इसको हैश लगा के यहाँ पे एज इट इज 1 लिख देंगे। 1 इंटू 0 करेंगे तो ये 0 आएगा, फिर इसे प्लस करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। 0 इंटू 0 करेंगे तो ये 0 आएगा, फिर इसे प्लस करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 से डिवाइड करेंगे, ये -3 क्या आ गया, ये सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब 1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हैश लगा के इसे प्लस करेंगे तो ये 1 वैसा का वैसा। 1 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 इंटू 1 1 होता है, 1 यहाँ लिखो और इसे प्लस कर दो तो ये 1 हो गया। तो एक आई की वैल्यू आ गई ए की, एक आई की वैल्यू आ गई बी की। यहाँ पे y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ n स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ऑफ n -3, ये हमारा इसका फैक्टोरियल नोटेशन हो गया। ठीक है, जो फैक्टोरियल नोटेशन नहीं कहीं भी क्वेश्चन में बीच में यूज होने लगता है, इसलिए अपन इसे इतनी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ आ रहा है ना क्या करना हो? इसको तुम लोग खुद से करके देखो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, 2 मिनट का करा ट्राई, देखो मैं बताता हूँ। सिंपल है, इसका फैक्टोरियल नोटेशन क्या हो जाएगा, y ऑफ a n क्यूब प्लस b n स्क्वायर प्लस c n प्लस d। ठीक है, क्यूब है तो कैसे डिवाइड करेंगे, 0 1 2 से डिवाइड करेंगे। इसे मिटा देता हूँ, थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी जगह की थोड़ी। 0 1 2 से डिवाइड करेंगे इसे अपन। 0 1 2 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले आएगा 0। कोफिशिएंट क्या है, 2 -3 3 -10, 2 -3
3 माइनस 10। ठीक है, यहाँ पे लगाओ हैश और इसको एज इट इज लिख दो यहाँ पे 2। 0 इंटू 2 0 होगा, सिंपल, यहाँ पे सभी 0 ही होते हैं यार, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -10। ठीक है, अब अपन पहले वाले को छोड़ देते हैं। ये पहले वाला क्या होगा, जो भी हमारी लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू, ये की वैल्यू हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब 1 से डिवाइड करते हैं। जब मैं इसे 1 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ हैश लगाएंगे और ये हो जाएगा 2 वैसा का वैसा, 1 इंटू 2 2, -3 प्लस 2 -1, 1 इंटू -1 -1, -1 यहाँ लिखेंगे, -3 -1 सॉरी +3 -1 2। ठीक है, अब वापस इसको हटा देंगे अपन और इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया 2। तो ये काय की वैल्यू हो गई, सी की। वेरी गुड, तुम सबको दिमाग में आ गया होगा, सी की वैल्यू हो गई है ना। चलो, तो अब इसको 2 से करने के लिए यहाँ पे बढ़िया हैश लगा दो, ये आ जाएगा यहाँ पे 2, 2 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, 4 -1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी ए की वैल्यू और ये हो जाएगी बी की वैल्यू। तो हमारा इसके लिए फैक्टोरियल नोटेशन क्या आ जाएगा, 2n² प्लस 3n नहीं सॉरी n³ 3n² प्लस 2n माइनस 10, ये हमारा फैक्टोरियल नोटेशन होगा इसके लिए। क्लियर हुआ कैसे निकालते हैं फैक्टोरियल नोटेशन? इन तीनों क्वेश्चन को एक बार और करके देख लेना अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो। समझ आया फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है? हम फैक्टोरियल नोटेशन का ऐसे ही यूज करेंगे। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन देखते हैं तो मैं ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, इंस्टीट्यूट में इसको ही एक्सप्लेन करते रहो। एक चीज याद रखना, बस यहाँ पे जो बायनोमियल एक्सपेंशन होगा उसका एक फॉर्मूला याद रख लो, ये 1 प्लस x रेज़ टू -1 का होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। मेजरली सिर्फ इतना ही यूज आता है, तो इतना याद रखना, 1 प्लस एक्स -1 होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ मैं माइनस कर दूंगा 1 माइनस एक्स तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड सो ऑन, जो भी है। क्लियर हुआ? तो ऐसे करते हैं यार, इसकी पावर -1, तो इसको ऐसे करते हैं, उसको ऐसे करते हैं। ये दो फॉर्मूले याद रखना, वही थोड़ा सा यूज होगा, बाकी इजी है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं तो मैं क्लियर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हमारा क्वेश्चन है y ऑफ x प्लस 3 माइनस 3y ऑफ x प्लस 2 माइनस 4y ऑफ x प्लस 1 प्लस 12y ऑफ x इक्वल्स टू 4 माइनस x। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है? ये वही वाला फॉर्म है जो भी हमने केस देखा। उसका केस यही था कि अगर इस साइड कोई भी n की पावर 1, n जरूरी नहीं है n ही हो, यहाँ पे और कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, तो x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर p टाइप कुछ भी आ रहा हो, तो ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो इसका CF निकालने में मेहनत नहीं कर रहा, CF तुम निकाल लेना, मैंने जो नोट्स में करा है वो पूरा अच्छे से CF निकाला है, तो वहां से चेक कर लेना, तुम्हारा अगर गलत आ रहा हो आंसर चेक कर लेना। ठीक है, मैं डायरेक्टली पीआई पे मूव करूंगा। पीआई पे मूव करने से पहले हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा ई के फॉर्म में। इसे ई के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये हो जाएगा ई क्यूब y ऑफ n माइनस 3, ये हो जाएगा ई स्क्वायर y ऑफ n माइनस 4, ये हो जाएगा ई y ऑफ n प्लस 12y ऑफ n नहीं है यार, ये x है, सॉरी, हाँ मैं खुद ही भूल गया। 12y ऑफ x इक्वल्स टू 4 माइनस x। ठीक है, तो ये इक्वेशन ई के फॉर्म में क्या बनेगी? ई क्यूब माइनस 3 ई स्क्वायर माइनस 4 ई प्लस 12 इंटू वाई ऑफ x इक्वल्स टू 4 माइनस x। तो हमारा पाई ई कितना आ जाएगा? ई क्यूब माइनस 3 ई स्क्वायर माइनस 4 ई प्लस 12। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे डेल्टा के फॉर्म में, क्योंकि ये वही वाला केस है जहां पे डेल्टा का यूज होता है। डेल्टा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ई की वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस डेल्टा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा का होल क्यूब माइनस 3 1 प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस डेल्टा प्लस 12। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई और सॉल्व ऑल कर लेते हैं फटाफट, तो हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा क्यूब प्लस 3 डेल्टा स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा माइनस 3 डेल्टा स्क्वायर माइनस 3 टू द 6 डेल्टा माइनस 4 डेल्टा प्लस 12। ठीक है, इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये डेल्टा क्यूब तो बचेगा ही भैया, डेल्टा क्यूब वैसे ही आएगा, 3 डेल्टा स्क्वायर माइनस 3 डेल्टा स्क्वायर चला जाएगा। उसके बाद ये 3 डेल्टा है और ये है -6 -4 -10 डेल्टा, तो -7 डेल्टा आ जाएगा। और उसके बाद ये हमारा 1 है, ये है 3 और ये 12, तो ये 10 बन रहा है शायद, हाँ प्लस 10। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, तो -7 और +13, तो ये तो -7 + 13 +6 बन जाएगा। तो ये हमारा इसे सॉल्व करके आएगा। ठीक है, ये हमारा डेल्टा के फॉर्म में आ गया। अब हमारा पीआई लिखते हैं, इतना करना पड़ेगा भैया पहले अपने को, पहले ई के फॉर्म में निकालेंगे फिर उसे डेल्टा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब बस पीआई निकालना बहुत आसान है। पीआई इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन
डेल्टा क्यूब माइनस 7 डेल्टा प्लस 6 इंटू 4 माइनस एक्स। ये फैक्टोरियल नोटेशन में है, क्योंकि फैक्टोरियल नोटेशन में ये लीनियर फॉर्म है, मतलब x की पावर 1 वाला फॉर्म है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फैक्टोरियल नोटेशन भी यही होगा, नॉर्मल भी यही होगा इसका, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता था, अब अपन ऐसे बायनोमियल लगाने के लिए सबसे पहले 1 लाना है अंदर, तो हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा क्यूब अपॉन 6 माइनस 7 डेल्टा अपॉन 6, या फिर इसे ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस एक्स, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 1/6 टाइम्स ऑफ 1 प्लस डेल्टा क्यूब माइनस 7 डेल्टा अपॉन 6 की पावर माइनस 1, 7 डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर वाली टर्म नहीं आ रही क्या? एक बार चेक कर लेने का मेरे को, हाँ नहीं आ रही है, -1 इंटू 4 माइनस एक्स, ठीक है। चलो बस इसमें अपन बाइनोमियल थ्योरम लगा देते हैं। तो हमारे यहाँ x की पावर 1 है, तो 1 तक ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि 1 के बाद सॉल्व करेंगे तो वो 0 होते जाएगा। मैंने बताया था लास्ट में कि n⁻p तक ही सॉल्व करना है, तो p तक ही सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 इन ब्रैकेट 1 प्लस है ना, तो 1 प्लस का हो जाएगा माइनस डेल्टा क्यूब बाय 6 माइनस 7 डेल्टा बाय 6 प्लस इसका स्क्वायर होगा, जो कोई सेंस का नहीं है, 4 माइनस एक्स। क्यों नहीं है सेंस का? क्योंकि जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो उसमें डेल्टा स्क्वायर आएगा, डेल्टा स्क्वायर आएगा तो उसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरी टर्म 0 हो रही है, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो उसको हटा ही देते हैं अपन। सिंपल जब मैं इसका बायनोमियल एक्सपेंशन करूंगा तो इतना ही लिखना है मेरे को। क्यों लिखना है? क्योंकि आगे वाली टर्म सब 0 हो जाएंगी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करना और आसान है। अरे बाप रे, ये कैसा आ रहा है? देखो यार, इसे मिटा रहा हूं मैं। हाँ, इतना तुमने देख ही लिया होगा, तो इसे मिटा देते हैं। डस्टर, चलो छोड़ो। इक्वल्स टू 1/6, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस एक्स का, तो 4 माइनस एक्स ही रहेगा, माइनस डेल्टा क्यूब ऑफ 4 0 होगा, माइनस डेल्टा क्यूब ऑफ एक्स भी 0 होगा, अपॉन 6 माइनस 7/6 डेल्टा ऑफ 4 0 होगा, और डेल्टा ऑफ एक्स हो जाएगा 1। क्यों? डेल्टा ऑफ एक्स होगा 1 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस 1, डेट इज 1 इंटू एक्स रेज टू 0, डेट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1, ठीक है। हाँ, अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1/6 इन ब्रैकेट 4 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस तो माइनस 7/6, तो ये हो जाएगा 6 4 24, 24 माइनस 7 17, तो 1/6 इन ब्रैकेट 17/6 माइनस एक्स, ये हमारा फाइनल पी आई आ जाएगा। क्लियर हुआ? क्या करा मैंने, एक बार आंसर चेक कर लूं। 7 माइनस 6x/35, सही है। ये हमारा फाइनल पी आई आ जाएगा। क्लियर हुआ? किया क्या? वापस से समझा देता हूं। सबसे पहले हमने जो इक्वेशन दी थी उसे ई के फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद उससे ई से हमने डेल्टा के फॉर्म में कन्वर्ट किया, ई इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा निकाल के, जैसा कि मैंने प्रोसीजर बताया था उस केस में, ठीक है। उसके बाद अपन ने डेल्टा को पूरा सॉल्व कर लिया, तो हमारा डेल्टा ये आ गया। फिर हमने पीआई निकालने के लिए उसे डिनोमिनेटर में लिखा, ऐसे यहाँ फैक्टोरियल नोटेशन में लिखा। लीनियर है तो फैक्टोरियल नोटेशन सेम ही होगा। तो 1/6, और मत 6 को कॉमन लिया क्योंकि हमें 1 लाना पड़ेगा अंदर, क्योंकि हमें बायनोमियल एक्सपेंशन लगाना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। मैंने उस प्रोसेस में बताया था। इसके बाद हम ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा क्यूब माइनस 7 डेल्टा बाय 6 की पावर माइनस 1। इसमें मैं बायनोमियल एक्सपेंशन लगाऊंगा, तो 1 माइनस दिस, ये एज इट इज क्यों आ गया यहाँ पे? ये एज इट इज इसलिए आ गया, मतलब 1 माइनस ये क्यों आ गया, इसके आगे की क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसके आगे की सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी बायनोमियल एक्सपेंशन में, ठीक है। उसके बाद अपन 1/6 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 4 माइनस एक्स वैसा का वैसा, डेल्टा क्यूब ऑफ 4 भी 0 होता है, डेल्टा क्यूब ऑफ एक्स भी 0 होगा, माइनस 7/6 डेल्टा ऑफ 4 0 होगा, डेल्टा ऑफ एक्स 1 होगा, तो अपन ने उसे 1 लिख दिया। उसको पूरा सॉल्व किया अपन ने, तो 1/6 17/6 माइनस एक्स, दैट इज आवर पीआई। आया समझ क्या करना होता है? अपन आखिरी में बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, सिमिलर मतलब मिक्स क्वेश्चन ले लेंगे सारे केसेस के, तो तुम्हें और क्लियर होगा। बाकी ये केस क्लियर हुआ ना? बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तो इसलिए बोल रहा हूँ। क्लियर हुआ ना? नहीं हुआ तो वापस से वीडियो देख लो पीछे घुमा के, बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझाया, आ जाएगा समझ। तो अब नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस है इफ fn इक्वल्स टू sin kn और cos kn, मतलब जो हमारा फंक्शन होगा राइट हैंड साइड में वो साइन और cos के फॉर्म में होगा, तो हम तब क्या करेंगे? अगर साइन और cos के फॉर्म में होगा तो हम ये यूज करेंगे, cos थीटा को लिख देंगे e रेज़ टू आयोटा थीटा प्लस e रेज़ टू माइनस आयोटा थीटा बाय 2, और sin थीटा को लिख देंगे e रेज़ टू आयोटा थीटा माइनस e रेज़ टू माइनस आयोटा थीटा बाय 2, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये लिखेंगे, ये किस फॉर्म का बन गया? e रेज़ टू आयोटा थीटा। इसमें जो e रेज़ टू आयोटा है ये एक कांस्टेंट है, अपन कह सकते हैं ये कांस्टेंट a है, और थीटा तो हमारा जो वेरिएबल है इस क्वेश्चन का वो है। तो ये क्या हो जाएगा?
ए रेस टू एन फॉर्म का। ये तो केस हम देख चुके हैं। ये कौन सा केस है? ये तो फर्स्ट केस था, तो बस फर्स्ट केस लगा देंगे उसके बाद। क्लियर है? तो फर्स्ट केस लगा देंगे और क्या, बस तो हम फर्स्ट केस यूज कर लेंगे इसके बाद। तो जैसे ये साइन के एन है ना, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं ई रेस टू के एन आयोटा प्लस ई रेस टू माइनस के एन आयोटा बाय 2। ठीक है, तो जो e रेस टू के आयोटा है ये कांस्टेंट हो जाएगा और n इसकी पावर हो जाएगा, तो इसलिए ये a रेस टू n टाइप का है। अब समझ आ गया ना? मैं बिल्कुल क्लियर करना चाह रहा हूँ तुम्हें एक एक चीज, इसलिए मैं बता रहा हूँ वापस से। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपन ये। अब अपन एक क्वेश्चन देखते हैं तो जल्दी क्लियर होगा। क्वेश्चन है ई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा एन। इसका सीएफ हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इसे ऑक्सिलरी में कन्वर्ट करेंगे तो एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, एम स्क्वायर इक्वल्स टू -4, एम इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आयोटा। इसको फिर अपन कन्वर्ट कर लेंगे सीएफ के फॉर्मूले से। वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्मूला होता है आर रेस टू एन c1 cos थीटा प्लस c2 sin थीटा, वो वाला यूज करके सॉल्व कर देंगे सीएफ। तो वो निकाल लोगे। उसको मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है नोट्स में, उधर से आंसर चेक कर लेना और नहीं समझ आया तो वहां देख भी लेना। अपन पीआई पे बात करते हैं। इसका पीआई क्या होगा बच्चों? पीआई हो जाएगा 1/πe cos ऑफ अल्फा एन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/e स्क्वायर प्लस 4 कॉस ऑफ अल्फा एन की जगह अपन क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे e रेस टू कांस्टेंट क्या है? अल्फा, अल्फा एन आयोटा प्लस e रेस टू माइनस अल्फा एन आयोटा अपॉन 2। यही लिखेंगे अपन इधर पे। तो अब इसे मैं सेपरेट करके लिख सकता हूँ 1/2 इन ब्रैकेट e रेस टू अल्फा आयोटा एन अपॉन e स्क्वायर प्लस 4 प्लस e रेस टू माइनस अल्फा आयोटा एन अपॉन e स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब इन दोनों को अपन सॉल्व कर देते हैं सेपरेटली केस 1 से। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? e रेस टू अल्फा आयोटा हो जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ पे e रेस टू माइनस अल्फा आयोटा हो जाएगी, ए की वैल्यू। भैया ये क्यों होगी? क्योंकि n तो हमारा वेरिएबल है ना, क्वेश्चन में हमें n वेरिएबल दिया है ना, y ऑफ n चल रहा है, तो n को तो लेंगे ही नहीं हम। a रेस टू n होता था ना यहाँ पे, तो a कांस्टेंट होता था और n अपना वेरिएबल होता था, तो n को हम नहीं लेंगे। तो a क्या हो जाएगा? e रेस टू अल्फा आयोटा और यहाँ पे e रेस टू माइनस अल्फा आयोटा। ये मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम लोग n को अल्फा के साथ लेके आयोटा अलग कर दोगे। मेरे को पता है तुम क्या गलती कर सकते हो, इसलिए याद रखना वेरिएबल क्या है क्वेश्चन में वही लेना। तो a की वैल्यू है e रेस टू अल्फा आयोटा, तो हमारा पीआई कितना हो जाएगा? हमारा पीआई हो जाएगा हाफ ऑफ, क्या करते थे? a को नीचे पुट कर देते थे जो भी हमारा फंक्शन होता था उसमें, तो यहाँ पे नीचे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? e रेस टू अल्फा आयोटा n अपॉन e रेस टू 2 अल्फा आयोटा प्लस 4 प्लस e रेस टू माइनस अल्फा आयोटा n अपॉन e रेस टू माइनस अल्फा है ना, तो माइनस अल्फा आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तुम यहाँ गलती कर सकते हो इसलिए मैंने लिख दिया। यहाँ पे -2 अल्फा आयोटा आएगा, ऐसा नहीं कि माइनस प्लस हो जाएगा, रेस टू -2 अल्फा आयोटा हो जाएगा। समझ आया ना? ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। इधर पे अपन अब सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। तो ये क्या होगा? e रेस टू अल्फा आयोटा और e रेस टू अल्फा आयोटा n, तो e रेस टू अल्फा आयोटा n मल्टीप्लाइड बाय e रेस टू -2 अल्फा आयोटा प्लस 4 प्लस e रेस टू माइनस अल्फा आयोटा n मल्टीप्लाइड बाय e रेस टू 2 अल्फा आयोटा प्लस 4। ठीक है, अपॉन ये इसके साथ मल्टीप्लाइड में अपॉन ये इधर में वापस मल्टीप्लाई हो जाएगा e रेस टू 2 अल्फा आयोटा प्लस 4 e रेस टू 2 -2 अल्फा आयोटा प्लस 4। ठीक है, इसको तुम सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है इसको इसमें कुछ कट पिट जाएगा और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर बता देता हूँ मैं तुम्हें। इसका फाइनल आंसर आएगा 4 cos अल्फा n प्लस cos ऑफ अल्फा n -2 अपॉन 17 प्लस 8 cos ऑफ 2 अल्फा। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे ना तो वापस ये इस टाइप में बन जाएगा e रेस टू आयोटा थीटा प्लस e रेस टू माइनस आयोटा थीटा बाय 2। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। हो सकता है तुम्हारा टीचर इतना भी एक्सेप्ट कर ले, तो एक बार तुम्हारे जो भी कॉलेज में हो जहां भी हो तुम वहां पे पूछ लेना कि सर हम अगर इतना ही करके आएंगे तो चलेगा क्या, बट मेरे हिसाब से पूरा सॉल्व करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना कैसे करना था? मेन कंसेप्ट समझ आया क्या कर रहे हैं हम? कंसेप्ट तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। कॉस अल्फा इनको अपन ने इस फॉर्म में रख दिया। अब इधर पे अपन डायरेक्टली वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हमने केस 1 में सीखा था, क्योंकि हमारा कांस्टेंट टर्म हमें मिल जाएगी, ये वाला कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब ये कांस्टेंट मिल जाएंगे और इसे अपन डायरेक्टली केस 1 से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ ना? तो अब नेक्स्ट और लास्ट केस देख लेते हैं। नेक्स्ट केस है इफ f ऑफ n इज इक्वल्स टू a रेज टू n f ऑफ n।
मतलब a रेज टू n जो हमने पहले केस में पढ़ा था वो किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड में होगा, तो फिर क्या करेंगे हम, जो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री p है, डिग्री p मतलब कुछ भी p हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर बहुत आसान है करना, ज्यादा हेडेक है ही नहीं, सिंपल pi हो जाएगा 1/5 a रेज टू n f ऑफ n, a रेज टू n को हम हटाने के लिए, मतलब इस पूरे में से a रेज टू n को हटाना है, अलग करना है हमारे पी को निकालने के प्रोसेस में से, तो हम यहाँ पे फाई ऑफ ए पुट कर देंगे और ए रेज टू एन को यहाँ लिख देंगे। बस अब जो फाई ऑफ ए और ये है, बस इसको सॉल्व करना है हमें। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमने जो केस टू देखा था जहाँ पे एक फंक्शन होता था, याद है केस टू क्या होता था यार, एन रेज टू पी होता था, एन रेज टू पी मतलब पी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फिर अपन ने वो फैक्टोरियल नोटेशन कुछ पढ़ा था, वही केस टू लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, बट इतना समझ आया, ए रेज टू एन इंटू कोई फंक्शन है तो ए रेज टू एन को यहाँ से हटाएंगे, ए रेज टू एस को यहाँ से जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ पे ई की जगह ए ही पुट कर देंगे। क्लियर हुआ, इक्वेशन देखते हैं तो समझ आ जाएगा। क्वेश्चन है हमारा ई स्क्वायर प्लस ई माइनस 56 बाय एन इक्वल्स टू 2 रेज टू एन एन स्क्वायर माइनस 3। यहाँ पे हमारा पहले केस वाला कांस्टेंट है, बट यहाँ पे एक फंक्शन भी मिल गया। अब क्या करें भैया, पहले केस वाला तो कांस्टेंट से कर सकते थे, बट यहाँ पे तो मल्टीप्लाइड में, तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये वाला केस लगाएंगे। ये वाले केस में हमने क्या सीखा है, ए रेज टू एन को हटाना, मतलब इस कांस्टेंट को हटाना। तो सिंपल है हमारा यहाँ पे पी आई क्या होगा, 1/e स्क्वायर प्लस e माइनस 56 2 रेज टू n n स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, 2 रेज टू n को जैसे ही मैं यहाँ से हटाऊंगा, यहाँ पे e की जगह क्या आ जाएगा, 2e आ जाएगा, 2e का होल स्क्वायर प्लस 2e माइनस 56 मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, अब बस इतना सॉल्व करना है मेरे को। इसको जरा ढंग से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2e 1/4e स्क्वायर प्लस 2e माइनस 56 और यहाँ मल्टीप्लाइड में n स्क्वायर माइनस 3। अब मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में, काफी लेंथी जाने वाला है। अब हमें सेकंड केस में हमने क्या सीखा था, हमें e की जगह डेल्टा में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे। तो डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए e को क्या लिख देंगे, 1 प्लस डेल्टा। जैसे जैसे ही मैं 1 प्लस डेल्टा लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2 रेज टू n इन ब्रैकेट 1/4 1 प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस डेल्टा माइनस 56 इंटू n स्क्वायर माइनस 3। अभी तो इसे फैक्टोरियल नोटेशन में भी कन्वर्ट करना है, पहले तो इसको कर लेते हैं। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2n इन ब्रैकेट 1/, फटाफट करते हैं, डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 डेल्टा मतलब 4 डेल्टा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 डेल्टा, 4 डेल्टा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 डेल्टा आ जाएगा, ये प्लस 2 डेल्टा आ जाएगा, ये माइनस 56 और यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 3 वैसा ही चल रहा है। ठीक है, चलो अब ये 2 रेज टू n हो गया, यहाँ पे करते हैं 4 डेल्टा स्क्वायर है, 8 डेल्टा है, 2 डेल्टा है, 8 और 2 डेल्टा 10 डेल्टा हो जाएगा, और जब 4 और 2 6 मतलब 50, 1/4 डेल्टा स्क्वायर प्लस 10 डेल्टा माइनस 50 इंटू n माइनस 3 n स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, एक बार चेक कर लूं ऐसे ही कुछ आ रहा है कि नहीं तो मैं मेहनत ही करता रह जाऊंगा। यहाँ से अपन जब 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा मेरा, डेल्टा स्क्वायर 4 नहीं आएगा, 2 कॉमन आएगा, 2 डेल्टा स्क्वायर प्लस 5 डेल्टा माइनस 21। वेरी गुड, यही आ रहा है। ठीक है, अब इस वाले को फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको मिटाएं पहले तो। अब इसको थोड़ा कॉमन वन लेके ढंग से लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेज टू n, नीचे 2 कॉमन लिया तो बचेगा 1/2 डेल्टा प्लस 5 डेल्टा 2 डेल्टा स्क्वायर प्लस 5 डेल्टा माइनस 25 इंटू n स्क्वायर माइनस 3। n स्क्वायर माइनस 3 को जब मैं फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा कैपिटल N का स्क्वायर प्लस कैपिटल N माइनस 3, ऐसा मतलब n का स्क्वायर प्लस n माइनस 3। इसे फैक्टोरियल नोटेशन में ऐसा लिखेंगे। ये कैसे कन्वर्ट किया मैंने अभी सिखाया था, केस 2 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उससे डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, अब क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे ना तब डायरेक्ट ही लिखना है, जैसे कन्वर्ट किया वो सब नहीं दिखाना है, यहाँ से फैक्टोरियल नोटेशन में डायरेक्ट ही लिखना है। ठीक है, लिख देना बस यहाँ पे इन फैक्टोरियल नोटेशन दिस इज दिस। ठीक है, तो हो जाएगा 2 रेज टू n माइनस 1, और अब इसे मेरे को वो क्या बोलते हैं, बाइनोमियल लगाने के लिए नीचे 1 चाहिए पड़ेगा, तो अगर मैं माइनस 25 पूरे में से कॉमन ले लूंगा, माइनस 25 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 1/1 माइनस 2 डेल्टा स्क्वायर प्लस 5 डेल्टा अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय ये फैक्टोरियल नोटेशन वाली चीज n स्क्वायर इंटू n प्लस 3 सॉरी माइनस 3। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। 2 रेज टू n माइनस 1 अपॉन माइनस 25, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस
2 डेल्टा स्क्वायर प्लस 5 डेल्टा अपॉन 25, और यहाँ पे 5 डेल्टा को काट देता हूँ मैं, डायरेक्टली 5 लिख देता हूँ, इंटू -1 हो गई ना इसकी पावर, ये ब्रैकेट ढंग से हो गया, मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर प्लस n माइनस 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देते हैं। जब इसे -1 को मतलब इसको बाइनोमियली एक्सपेंशन करूंगा मैं इसका, तो ये हो जाएगा 2n-1 अपॉन -25, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा अपॉन 25, यहाँ 5 एंड सो ऑन क्यों नहीं करेंगे आगे का, क्योंकि जब मैं आगे का करूंगा तो जब मैं डेल्टा से इसको सॉल्व करूंगा तो वो 0 होते जाएगा, तो बस मैं यहीं तक लूंगा। इतना देख लिया करो कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 2 और बाहर हाईएस्ट पावर क्या है 2, इतना आ गया काफी है। बाहर हाईएस्ट पावर 1 होती है या 2 होती तो इतना भी नहीं लेना पड़ता अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कर लेते हैं ये n स्क्वायर प्लस n माइनस 3। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो हो जाएगा 2n-1 अपॉन -25 इन ब्रैकेट n स्क्वायर प्लस n माइनस 3 प्लस 2/25, डेल्टा स्क्वायर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा, डेल्टा कितना होगा 2n माइनस 2n, और डेल्टा वापस से लेंगे तो 2 बचेगा सिंपल बस यहाँ पे। ठीक है, और फिर डेल्टा स्क्वायर ऑफ n 0, डेल्टा स्क्वायर ऑफ -3 0, डेल्टा ऑफ दिस क्या हो जाएगा प्लस डेल्टा ऑफ दिस हो जाएगा 2n/5, और डेल्टा ऑफ दिस क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/5, डेल्टा ऑफ 3 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो ये फैक्टोरियल फॉर्म है इसे नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो 2n-1 अपॉन -25, और इसे जब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे तो मैं आंसर तुम्हें डायरेक्टली बता रहा हूँ, आंसर आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 2/5n माइनस 64/25, n स्क्वायर प्लस 2/5n माइनस 64/25, ये फाइनल आंसर आएगा। यहाँ पे जो n आ रहा है ना ये सब फैक्टोरियल फॉर्म में, इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, बट ये n तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लीनियर और नॉर्मल फॉर्म और फैक्टोरियल फॉर्म में n की पावर 1 वाले तो सेम ही होते हैं, बट जो ये दूसरी चीजें ना इन्हें कन्वर्ट कर देना। अब कैसे कन्वर्ट करना है मैंने तुम्हें फैक्टोरियल नोटेशन में सिंपली समझा दिया है, तो वैसे मेरे को बहुत बकवास लगता है फैक्टोरियल नोटेशन में लाओ फिर उसे कन्वर्ट करो, बट प्रोसेस है तो करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो समझ आया करना क्या है ना आसान। वापस से बता देता हूँ, सिंपल हमारा जो क्वेश्चन था वो लिखा हमने, हमें सबसे पहले 2n स्क्वायर माइनस 3 दिया हुआ था, हमें कांस्टेंट वाला जो पार्ट है उसे हटाना है, उसे हटाने के लिए हम 2 की जगह यहाँ पे e की जगह यहाँ पे 2e रख देंगे, तो यहाँ पे 2e स्क्वायर प्लस 2e माइनस 56 हो जाएगा। जब हम इसे पूरा सॉल्व करते जाएंगे नीचे वाले को डेल्टा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेल्टा के फॉर्म में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि हमने केस 2 में सीखा था अगर n स्क्वायर टाइप का कुछ भी मिलता है या कोई पॉलिनोमियल टाइप का कुछ मिलता है तो हम उसे डेल्टा के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा के फॉर्म में पूरा कन्वर्ट किया, यहाँ तक मैंने डेल्टा के फॉर्म में कन्वर्ट किया उसे, और उसका जो मल्टीपल होता है यहाँ पे जो अपना फंक्शन होता है उसे अपन फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे उसे फैक्टोरियल नोटेशन में भी कन्वर्ट कर दिया। बस अब फिर क्या था, इसको ऊपर लेके गए, बायनोमियल एक्सपेंशन लगाया, फैक्टोरियल नोटेशन वाले को अंदर मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, आंसर फैक्टोरियल नोटेशन के फॉर्म में आ रहा था तो उसे मैंने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया और आंसर ये आ गया। क्लियर हुआ कैसे करना होता है। क्वेश्चन में सिर्फ 2-3 चीजें याद रखनी, फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना, डेल्टा के फॉर्म में कन्वर्ट करना, बाकी सिर्फ मैथमेटिक्स के सिंप्लीफिकेशन है वो तो तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, नहीं आता तो धीरे धीरे सीख जाओगे, डरो मत। क्लियर हुआ ये कैसे करते हैं। तो अब मेरे हिसाब से सब केस क्लियर हो गए होंगे, सबका एग्जांपल मैंने उसके साथ दे दिया था, इसलिए दिया था जिससे तुम्हें क्लियरिटी है कंसेप्ट्स में। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ हो स्टिल तो तुम मेरी ये इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे तुम मेरे को डीएम कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा जितनी जल्दी हो तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा होमवर्क है, इन क्वेश्चन का तुम्हें आंसर मिल जाएगा, सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लंबा जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ ये होमवर्क में दे देता हूँ, तुम खुद से करना, बहुत आसान है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके आंसर्स हैं नोट्स में, वहां से देख लेना, चेक कर लेना, नहीं आए नहीं बने तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करना, मैं तुम्हें सॉल्यूशन लिख के भेज दूंगा, बट बताना पड़ेगा तुम्हें कि भैया नहीं बना है ना, मेरे को ऐसा सपना नहीं आएगा कि अरे इसे नहीं बना था। ठीक है, तो वो तुम्हें बताना पड़ेगा, मैं सॉल्यूशन तुम्हें बता दूंगा ऐसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बट तुम खुद से ट्राई करोगे तो ज्यादा अच्छी बात है। इसको देखते हैं, इस वाले में क्या करेंगे, पहले वाले में क्या लगेगा, पहले वाले में सिंपल केस 1 लग जाएगा हमारा, ये हमारा कांस्टेंट है और ये n है, तो यहाँ पे अपन e रेज़ टू क्यूब पुट कर देंगे e वाले फंक्शन में, और 4n इसमें क्या लग जाएगा हमारा, केस 2 लग जाएगा। क्या इसमें अपने को फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करने की जरूरत है, नहीं है, क्योंकि ये लीनियर फॉर्म है तो हमें फैक्टोरियल नोटेशन की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट इजिली हो जाएगा। बट हाँ, यहाँ पे जो e वाला फॉर्म होगा उसे डेल्टा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा केस है, ये केस 2 है हमारा।
केस 2 है और इसे अपने को फैक्टोरियल नोटेशन में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये फैक्टोरियल नोटेशन से डरो मत, बहुत आसान है, बट ये तुम्हारे मार्क्स खा जाता है, इसलिए मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से सिखाया। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगते हैं फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करने में, कन्वर्ट कर लिया करो, सॉल्व कर दिया करो, है ना। गलती मत करना फैक्टोरियल नोटेशन में बिना कन्वर्ट करे ऐसे ही लेके सॉल्व कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो इंस्टाग्राम की लिंक नीचे है, वहां पे जाओ, मेरे को डीएम करो, मैं ट्राई करूंगा जितनी जल्दी हो रिप्लाई करके क्लियर कर दूंगा। और इनके सॉल्यूशन चाहिए हो तो बता देना, मैं वहां भेज दूंगा, और इसके आंसर्स तो मैं नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से डिफरेंस इक्वेशन अब क्लियर हो गया होगा। और मेन पार्ट यही होता है डिफरेंस इक्वेशन में, सॉल्यूशन निकालना, पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना बहुत आसान है। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, नोट्स में जो क्वेश्चन दिए वो करोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो डिफरेंस इक्वेशन कैसा लगा, समझ आया कि नहीं, ये सब कमेंट बॉक्स में बताना। ये क्योंकि कंप्लीट हो रहा है, इसके आगे शायद ही मैं पढ़ाऊं डिफरेंस इक्वेशन का कुछ पार्ट। अगर जरूरत पड़ी तो पढ़ा दूंगा, अगर तुम्हें जरूरत हो तो नीचे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है तो अब खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।